हाय गाइस, दिस इज कुमार शौरभ बैरागी। आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप लोगों को एग्रोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट्स और कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो कि IPS AFO, नाबार्ड और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर के, सबके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम्स के सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन राइज कर देते हैं एग्जाम में कि आपको फॉलोइंग ऑप्शंस दे देंगे, 4 या 5 ऑप्शंस दे देंगे। उसमें आपसे सीधा सीधा पूछ लेंगे कि ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग है या सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। सीधे सीधे क्वेश्चंस राइज होते हैं। अब मैं पहले आपको बताऊंगा कि टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग किस हिसाब से हम बता सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग होता है लैंड यूज के हिसाब से, भूमि उपयोग के हिसाब से हम उसको टाइप या प्रकार बोलते हैं फार्मिंग का। खेती का प्रकार किसके हिसाब से, लैंड यूज के हिसाब से। और ऑनरशिप या मैनेजमेंट के हिसाब से हम सिस्टम ऑफ फार्मिंग में डिवाइड करते हैं। खेती की प्रणाली को किस में बांटते हैं, भू स्वामित्व या प्रबंधन के हिसाब से। और खेती के प्रकारों के हिसाब से बांटते हैं भूमि उपयोग के आधार पे। तो पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स में पहला है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग या इसको विशिष्ट खेती भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो हमको फार्म से एनुअल इनकम प्राप्त हो रही है, वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उसका 50% से ज़्यादा शेयर, 50% से ज़्यादा शेयर हमको एक ही रिसोर्स से या एक ही क्रॉप से हमको मिल रहा है। जैसे कि हम कॉटन की खेती कर रहे हैं या हम शुगर केन की खेती कर रहे हैं, तो उसको विशिष्ट की खेती के रूप में कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के रूप में कर रहे हैं, तो उससे हमको जो इनकम हो रही है 50% से ज़्यादा उसी से हो रही है केवल। अब मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूँगा डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, या इसको विविध खेती बोलते हैं। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग आपसे नाम से समझ सकते हो कि इससे जो हमको फार्म से एनुअल इनकम प्राप्त होती है, उसमें 50% से कम ही शेयर रहता है। जो भी रिसोर्सेज रहते हैं, जो भी इंटरप्राइजेज रहते हैं, उनमें सबकी शेयरिंग 50% से कम ही रहती है। मतलब हमको अलग अलग चीज़ों से आय प्राप्त होती है। किसी भी एक चीज़ का है, किसी भी एक एंटरप्राइज का शेयर 50% से ज़्यादा एनुअल इनकम में नहीं होता है। सबकी बराबर शेयरिंग होती है, 20-30%, 40% रहती है। 50% से ज़्यादा किसी भी एक की शेयरिंग नहीं रहती। इससे क्या होता है, इससे साल भर मतलब पूरे ईयरली लोगों को रोज़गार मिलता है, क्योंकि हम एक ही क्रॉप पे, एक एंटरप्राइज पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो हम सारी क्रॉप पे डिपेंड रहेंगे, तो उसमें साल भर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फार्मर को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और इसमें रिस्क भी कम रहता है। अगला बताना चाहूँगा मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, जब क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर या पोल्ट्री करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम सब्सिडरी इंटरप्राइजेस कर रहे हैं, हम जैसे पशुपालन कर रहे हैं और पोल्ट्री कर रहे हैं, पिसीकल्चर कर रहे हैं, उनका शेयर रहता है फार्म इनकम में 10% से लेके 49%। इतना शेयर रहता है, इतने के बीच में रहता है। 49% से ज़्यादा शेयर नहीं रहता है एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री या कोई भी जो इंटरप्राइजेस है जो कि हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ कर रहे हैं, इतने से ज़्यादा उनका शेयरिंग नहीं रहता। ये बहुत ध्यान रखना है ना। ये बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अब है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होता है, ड्राई फार्मिंग वहाँ की जाती है जहाँ की एनुअल रेनफॉल 20 इंच या 50 सेंटीमीटर या 500 mm। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। जिस क्षेत्र की एनुअल रेनफॉल 20 इंच, 50 सेंटीमीटर या 500 mm से कम होती है, वहाँ पे जो हम खेती करते हैं उसको बोलते हैं ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती। शुष्क खेती में क्या होता है, जो लैंड का मॉइस्चर रहता है, जो कि अवेलेबल मॉइस्चर रहता है, उसी का यूज़ करके हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। अब है रेंचिंग। रेंचिंग क्या होता है, रेंचिंग में हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करते। इसमें ग्रासलैंड्स को ग्रो किया जाता है जिससे में कि एनिमल ग्रेजिंग कर सकें। इसमें कोई क्रॉप प्रोड्यूस नहीं की जाती। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब मैं बताऊंगा आपको सिस्टम ऑफ फार्मिंग। सिस्टम ऑफ फार्मिंग पहले बताऊंगा मैं इंडिविजुअल या पीजेंट फार्मिंग। इंडिविजुअल या पीजेंट फार्मिंग इसको बोलते हैं हम व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती। व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती।
अब इसको व्यक्तिगत काश्तकारी खेती को हम कैसे बता, कम सिस्टम ऑफ फार्मिंग, एक एक करके हर चीज़ में हम ये पढ़ेंगे कि ऑनरशिप क्या रहेगी और मैनेजमेंट क्या रहेगा। इंडिविजुअल या पीजेंट फार्मिंग में जो ऑनरशिप रहती है वो फार्मर की ही रहती है और जो मैनेजमेंट भी फार्मर खुद ही करता है। वो क्या रहता है, इंडिविजुअल फार्मिंग मेनली की जाती है ऑन कंजप्शन के हिसाब से, फार्मर और उसके खुद की फैमिली के लिए जीवन निर्वाह आहार के रूप में भरण पोषण के लिए वो इंडिविजुअल फार्मिंग करता है। उसमें ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही फार्मर्स के रहते हैं। वो फैमिली मेम्बर्स का ही सपोर्ट ले सकता है, उसकी हेल्प ले सकता है खेती की क्रियाओं में। अब दूसरा पढ़ेंगे हम कैपिटलिस्टिक। कैपिटलिस्टिक को बोलते हैं पूंजीवादी खेती। ये क्या करते हैं, पूंजीवादी खेती करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन पूंजीवादी खेती करते हैं। उनका मेन एक ही एम रहता है कि पर यूनिट एरिया से मैक्सिमम प्रोडक्शन। वो उसमें नई नई टेक्नोलॉजी, पूरे रिसोर्सेज का, नई नई वेराइटी, सब चीज़ों का यूज़ करके पर यूनिट एरिया से मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऑनरशिप रहती है वो बिजनेसमैन की रहती है ना, और जो मैनेजमेंट रहता है उनके द्वारा रखे गए कर्मचारियों का मैनेजमेंट, प्रबंधन या संचालन होता है। उनका मेन फोकस या मेन एम क्या रहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना पर यूनिट एरिया से। तीसरा है स्टेट फार्मिंग। इसको बोलते हैं राजकीय खेती। राजकीय खेती में क्या होता है, ऑनरशिप रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है और जो मैनेजमेंट रहता है उनके द्वारा रखे गए कर्मचारियों का रहता है मैनेजमेंट, प्रबंधन या संचालन, जो भी अपन कह सकते हैं। इसमें उनका क्या एम रहता है, उनका एम ये रहता है कि जो मतलब अनुसंधान करना, रिसर्च करना, नई नई वैरायटी डेवलप करना, उनको किसानों तक पहुंचाना। अब चौथे के बारे में जानेंगे, कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग या सामूहिक खेती। सामूहिक खेती में क्या होता है कि इसमें किसान लोग अपनी स्वेच्छा से एक समूह बना लेते हैं, समूह के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें वो अपनी भूमि, उत्पादन के जो भी साधन है, जो भी मशीनरी है, वो उनको समिति को सौंपना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है, वो उसमें काम भी कर सकते हैं एज अ मजदूरी। वो तो उनको उसके हिसाब से उनका बेजेस भी मिलते हैं, मजदूरी भत्ता भी मिलता है। और जो भी प्रोडक्शन होता है उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसका शेयरिंग सबका अपने अपने, जो भी उन्होंने उत्पादन के साधन दिए थे, मशीनरी दी थी, लैंड दी थी, उसके शेयर के हिसाब से उनको प्रॉफिट में से परसेंटेज मिलता है। उसको बोलते हैं कलेक्टिव या सामूहिक खेती। सामूहिक खेती अपने इधर ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अपने इधर मेनली प्रचलित सबसे ज़्यादा है इंडिविजुअल फार्मिंग। तो ये प्रचलित है मेनली कलेक्टिव फार्मिंग रूस में, चाइना में, इजराइल में। रूस में इसको कोलखोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलखोज। कोलखोज बोलते हैं। चाइना में इसको कम्युनिस्ट बोलते हैं। अपने इधर ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अब है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब सहकारी खेती। सहकारी खेती, इसमें भी फार्मर्स एक निर्वाचित करते हैं एक समिति को, और उसमें ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहला केसेस है कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग इसको बोलते हैं अपन सहकारी उन्नत खेती। इसमें जो ऑनरशिप रहेगी, सहकारी उन्नत खेती में ऑनरशिप रहेगी वो इंडिविजुअल रहेगी और मैनेजमेंट भी इंडिविजुअल रहेगा। इसमें कहता है किसान खुद ही उसका भूस्वामित्व रहता है और खुद ही उसका प्रबंधन संचालन करता है। इसमें समिति का क्या काम है, समिति क्या करती है, उनको सभी साधन मुहैया कराती है। कीटनाशक है, उनको जो भी सीड्स है, फर्टिलाइज़र है और मशीनरी है, सब उनको उपलब्ध कराती है और उसके बदले में उनसे कुछ टैक्स लेती है। दूसरा है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग में क्या होता है, इसमें होता है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग में मेनली ये होता है कि जो ऑनरशिप रहती है वो क्या रहती है, इंडिविजुअल रहती है, पर जो मैनेजमेंट रहता है, जो मैनेजमेंट या प्रबंधन संचालन रहता है वो कलेक्टिव रहता है। इसमें क्या होता है कि किसान, जो छोटे छोटे किसान हैं, वो अपनी भूमि को इकट्ठा कर लेते हैं। तो सारे किसान की भूमि इकट्ठा कर लेते, उसके बाद इकट्ठा करने के बाद उस पर खेती क्रिया संचालन करते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। तीसरा है कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग। कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग में क्या होता है, जो ऑनरशिप रहती है या भूस्वामित्व रहता है वो कलेक्टिव रहता है और जो मैनेजमेंट रहता है वो इंडिविजुअल रहता है। अब इसको कैसे समझाएंगे कि समिति क्या रहती है, समिति की खुद की, मतलब जो सामूहिक है, जो समिति है, जो समूह है, उसकी खुद की खेती रहती है, उसे वो खुद भूस्वामित्व रहता है और वो उसको टुकड़ों में बांट देता है, टुकड़ों में बांट के किसानों को मुहैया करा देता है और वो सभी साधन,
फार्म मशीनरी है, पेस्टिसाइड्स है, सीड्स हैं, सब उनको मुहैया कराता है और उसके बाद उनसे टैक्स लेता है। मतलब जो भू स्वामित्व है वो किसका है? समिति का है। और समिति का है और वो उसको टुकड़ों में मतलब इंडिविजुअल रूप से लोगों को बांट देता है जिससे कि वो उस पर खेती कर सकें। तो और उसके बाद उनको साधन उपलब्ध कराते हैं, उसके बाद उनसे टैक्स लेती है। चौथा है कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग क्या समझते हैं? इसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों कलेक्टिव रूप से रहता है, सामूहिक रूप से रहता है। अब ये कैसे हो सकता है? ये कैसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई समिति है, वो किसी मतलब वो सरकारी पट्टे पे ज़मीन ले ले या खरीद के ले ले निश्चित समय तक और उस पर सामूहिक रूप से उस पर प्रबंधन करे या संचालन करे, मैनेजमेंट करे, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, थैंक यू।